ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया है फुल्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल I have already taught and I have also gave you the trick how to learn the elements exist in the long form of periodic table. S block, P block and D block separately I have also taught, na. So in this lecture I will move on the periodicity of the chapter. I have already talked about that the chapter is divided into two parts. First is the classification of elements, in which we deal with the study of history of elements associated with their classification. In this section we will discuss about the periodicity. In this section, periodicity means how atomic size, their annihilation enthalpy, negativity are varies and their definition, ठीक है ना। इन दिस लेक्चर हम क्या करेंगे, सीखेंगे व्हाट इज पीरियोडिसिटी, व्हाट इज, ये हमने पहले से सीख लिया है तो अब हमको ये नहीं पढ़ना। सेकंड जो पार्ट है उसमें मूव करते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, समझे आप लोग। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ना, इसमें अलग अलग टॉपिक आएगा और जितने हम लोग टॉपिक सीखेंगे इसमें, ऑल दिस टॉपिक विल यूज इन द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें यूज होंगे, ठीक है ना। और जो आप पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें भी डेफिनेटली यूज होगा। यानी यू कैन से दैट द की पॉइंट टुडे दैट आई विल लर्न, they will use as a key point in your chemistry which make your chemistry strong. हाथ क्यों उठाया मैंने ऊपर कि एक तो होता है कम, एक बड़ा स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक साइज। क्या होता है? एटॉमिक साइज। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, चलो एटॉमिक साइज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है ना। लिखो हेडिंग, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। भाई एटॉमिक साइज जो डिसाइड होता है ना, वो एटम के रेडियस से होता है डिसाइड। आप ये बताओ, जब हम थॉमसन का मॉडल पढ़ रहे थे तो मैंने क्या समझाया था? थॉमसन ने पहली बात में क्या कहा था? एटम इज स्फेरिकल, एटम इज गोला है, एटम गोला। अब अगर वो स्फेयर है तो उसका क्या रेडियस होगा? तो किसी एटम की साइज उसका रेडियस डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो आप इसके इधर ये भी लिखो, और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस भी अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे डिटेल में कि क्या होता है एटॉमिक रेडियस। सपोज दैट हमारे पास एक एटम है, सभी लोग कहते हैं, सभी जानते हैं कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। अब हम कह रहे हैं कि बीच में सेंटर होता है, पहले से बोल दिया लोगों ने। अब क्या होता है, एटम के अंदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल। अब हाइड्रोजन है तो एच एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। उसमें एक ही तो सेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। अब एच में एक ही सेल है तो छोटा होगा उसका रेडियस, कुछ कम होगी डिस्टेंस। हीलियम में कितने? दो होते हैं, हीलियम में दो होते हैं। सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम में एक ही होता है उसमें, ठीक है ना। लिथियम में दो होते हैं, लिथियम में दो सेल होते हैं, एक सेल और ये दो सेल। यहां तक न्यूक्लियस, तो यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका साइज क्या हुआ? ज्यादा। जब रेडियस ज्यादा तो साइज भी ज्यादा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में होता क्या है, तो आप करो डिफाइन, लिखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस is the distance between nucleus, distance between
न्यूक्लियस एंड outermost cell in an atom यानी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखा मैंने? द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस होगा किसमें? एक एटम में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस, है ना? इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये हमने लिख दिया है ना एटॉमिक रेडियस, तो आपको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये हमारा एटॉमिक साइज भी तो ले रखा है, पर एटॉमिक साइज थोड़ी डिफाइन हो रहा है। एटॉमिक साइज जो होता है वो डिफाइन एटॉमिक रेडियस से होता है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना? रेडियस के डबल से क्या? रेडियस के डबल से, रेडियस के, मेरे कहने का मतलब है रेडियस आपने यहां से यहां तक की ली है, हाँ, तो ये पूरा वो तो रहेगा साइज। नहीं साइज तो जितना एटम छोटा बड़ा होगा कैसे? आर से होगा ना। आप फिलहाल एटॉमिक रेडियस पढ़ो, उसी से हमारा साइज निकल के आएगा। ठीक है ना? चिंता मत करो, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है ना? हम बढ़ेंगे आगे, इसे बनाओ इसको। ठीक है ना? अब आता है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या होता है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस? अगला जो मेरा हेडिंग है वो है टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का टाइप, भाई एटॉमिक रेडियस सही ना, साइज होता है डिसाइडेड। ठीक है ना? इसलिए मैंने एटॉमिक रेडियस और साइज सेम क्या रखा है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं सुनो। पहला टाइप्स होगा कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे उसको? कोवैलेंट रेडियस। दूसरा टाइप होगा मेटालिक रेडियस। मेटालिक, ठीक है ना? सेकंड होगा, सॉरी, थर्ड हमारे पास में हो जाएगा वंडरवाल्स रेडियस। वंडरवाल नाम वैज्ञानिक का है। ठीक है ना? वंडरवाल्स रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस। और जो फोर्थ होगा उसका नाम होगा क्या चीज? आयनिक रेडियाई। ठीक है ना? ये सब ना हम लोग फोर्थ में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ना एक साथ उनको समझा देंगे। ठीक है ना? कि आयनिक रेडियस क्या होता है ना? वो आयनिक आता है, आयनिक में आपको ना समझा दूंगा। आप चार तीन पढ़ो। ठीक है ना? कौन कौन सा? कोवैलेंट, मेटालिक और वंडरवाल। ठीक है ना? अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। आओ समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप लिखो हेडिंग कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होगा इसके अंदर? सुनो ध्यान से। इसमें दो एटम्स होंगे और आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, ये आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में थोड़ा बहुत, जो शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन के। और एटम्स आपस में क्या होते हैं? पेनिट्रेट करते हैं। एक एटम ये रहा और दूसरा एटम देखो ये रहा, दिख रहा है? दो एटम है कि नहीं है? एक का हमारे पास सेंटर ये है ए, एक का जो है सेंटर वो क्या है? बी। सेंटर मतलब न्यूक्लियस, सेंटर मतलब एक हमारे पास ए हो गया, एक हमारे पास में बी हो गया। तो ये जो दो एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये आपस में एक दूसरे को पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, अंदर दूसरे एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के अंदर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पेनिट्रेट ऐसे। ठीक है ना? फंसे हुए हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा और उसका जो एवरेज होगा, हाफ डिस्टेंस को बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे? देखो भाई, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें लाइनिंग आ गई, रुक जाओ। देखो, तो मैंने क्या कहा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया डिस्टेंस, है कि नहीं? ये इसका हो गया न्यूक्लियस का डिस्टेंस। देखो ध्यान से, ऐसे दिख रहा है? तो ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है, ये वाला, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ, इसका हाफ एवरेज इसका। ठीक है ना?
इस डिस्टेंस का एवरेज, यानी कि अगर मैं निकालूं रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कौन सा, कोवेलेंट, अगर यहां पर मैं लिखूंगा कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, देखो डिस्टेंस जो होगा, ये आर हो गया हमारा, मान लो आर कोवेलेंट लिखते ना, कोवेलेंट शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको मान लो आप सेंटर सी ए, क्या हो गया हमारा, ये हमारा सी बी हो गया सेंटर। तो सी वन सी बी अपॉन कितना आ जाएगा, 2, सी वन सी बी अपॉन, या बी है ना, तो ए बी कर लो आप, ए बी लिखा ना मैंने इधर, ए और ये, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। किसी भी दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के दो न्यूक्लियस होते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस। आप यहां लिख देना इधर साइड में कि एटम्स आर क्या, पेनिट्रेट हेयर, पेनिट्रेट हेयर, एक दूसरे को क्या करना, ऐसे घुसा देना, छेद कर देना एक दूसरे में। अगर किसी ने गोली मारी, हाँ पेनिट्रेट हो गया, अगर किसी ने गोली मारी तो गोली क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है, मतलब अंदर घुस जाता है बॉडी में, है ना। उसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में विभेदन, भेदन कहते हैं, भेदन, कॉपी करो उसको, ठीक है ना। ठीक है भाई, कोवेलेंट रेडियस। अगर कहे भी डिफाइन करके दिखाओ तो डिफाइन कर दो, क्या करोगे डिफाइन कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन यहां लिख दो, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो दो एटम्स बॉन्डेड है, उन दो एटम्स का जो न्यूक्लियस है उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप उसको, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट है ना रेडियस। समझ में आया, हो गया क्लियर। इसके बाद में आता है मेटालिक रेडियस। क्या आता है, मेटालिक रेडियस। भाई मेटल में क्या होता है ना, एटम एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, पेनिट्रेट नहीं करते एक दूसरे को, ऐसे रहते हैं, ऐसे चिपके हुए केवल, टच करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, तो अगला हमारे पास क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे है ना चलता हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा नहीं है, बनाओ, सॉरी, ओहो, चलो छापो, कॉपी हो गया ना, चलो आ जाओ। देखो इसके बाद कौन सा काम है, मेटालिक रेडियस। क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। ये मेटालिक रेडियस क्या होता है, मेटल का नाम सुना है सब लोगों ने, आयरन इज मेटल, गोल्ड इज मेटल, सिल्वर इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, कॉपर इज मेटल। तो मान लो हमारे पास एक कॉपर का पीस है, ये कॉपर का पीस है। तो इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे बहुत सारे। तो इसमें जो एटम्स होंगे ऐसे ऐसे होंगे, टच कर रहे होंगे आपस में। अगर मैंने एक एल्यूमिनियम या कॉपर का मैंने क्या लिया, कॉपर शीट लिया मैंने, मेटल का लिया, टुकड़ा लिया,
तो उसमें जो एटम्स होंगे ना वो ऐसे होंगे, टचेज होंगे, आपस में टच कर रहे होंगे, इस बिल्कुल जरा सा भी स्पेस नहीं बचा। बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। क्या आयरन का टुकड़ा या फिर कॉपर का पीस लाकर आपको दूं और कौन दबाओ, उसको दबा दोगे? क्यों नहीं दबा पाओगे? क्योंकि जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल है, एटम्स है, वो एटम्स मेटल के हैं। मान लो अगर वो कॉपर का है सीट, तो इसमें सारे एटम कॉपर के होंगे। कौन होंगे? कॉपर के होंगे। और सारे कॉपर के एटम जो है वो आपस में टचेज हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करके टच कर रहे हैं, पेनिट्रेट नहीं करते। अब जब इनके बीच में गैप ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो दबेंगे कैसे? दबेंगे ये नहीं दबेंगे, ठीक है ना। दबते कौन है? जिनके बीच में स्पेस होता है। फॉर्म ले लो, फॉर्म करके हाथ में लेके दबा देते हो, दब क्यों दब गया वो? क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्पेस हैं, पोर्स हैं, पोर में पार्ट जगह, उसमें एयर घुस जाते हैं, दबाते हो एयर बाहर निकल जाता है, तो वो उसमें स्पेस है। लोहा ले लो, कोई मेटल ले लो, दबाव नहीं दबेगा, ठीक है ना। क्यों? पार्टिकल जो है अरेंज रहते हैं वो परफेक्टली। हाँ, उसमें भी होता है स्पेस, खिंच जाता है ना, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है, ठीक है ना। वो सब में नहीं होती, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, पढ़ोगे फिजिक्स में उसको, ठीक है ना। देखो इधर आ जाओ, तो इसमें क्या होगा, मेटालिक रेडियस के अंदर एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, ये आपस में टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। इसका जो सेंटर होगा वो Ca होगा, इसका सेंटर होगा Cb होगा। अब इनके डिस्टेंस का जो होगा एवरेज, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ये इसका डिस्टेंस और ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझे आप लोग? देखो ये हमारे पास क्या, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ, ठीक है ना। तो होगा मेटालिक रेडियस आर मेटालिक। यहां पर क्या हो रहा है, C1 Ca प्लस Cb, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है ना, प्लस क्या लगाऊं मैं, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन 2 करना है, ठीक है ना। और यहां पर एटम्स क्या हो रहे हैं, एटम्स टच करते हैं, ठीक है ना। अगर क्यों डिफाइन करने के लिए कहे तो डेफिनेशन हम इसकी ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ मेटालिक बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। जो मेटालिक बॉन्ड से क्या होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं। समझ में आया? है ना। दोनों फॉर्मूले देखो एक जैसे लिखा है, विच आर, हाँ सेम सेम है, लेकिन फर्क डिस्टेंस का है ना। विच है ना, विच इन नहीं, यहाँ लिखो इन विच एटम्स आर टचेस each other each called, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। इसे हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियस। समझ में आया सबको कि नहीं आया? हार्ड था ये? नहीं। इसके बाद में क्या आता है, वंडरवाल्स रेडियस। क्या आएगा इसके बाद में? वंडरवाल्स रेडियस आएगा। छापो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड वन हमारे पास आएगा वंडरवाल वाल्स, ठीक है ना, वंडरवाल्स रेडियस। ये अलग कहानी कहता है, आपको समझा दूं। अब वंडरवाल फोर्स भी होता है, वंडरवाल फोर्स भी होता है। अब ये वंडरवाल फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप मान लो तुम एक क्या हो, अच्छा अभी ये छापा नहीं आपने, चलो कॉपी कर लो डबल से ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम बात किसकी कर रहे थे भाई, वंडरवाल फोर्स की। वंडरवाल रेडियस होता है ना, फोर्स भी होता है भाई। मान लो एक तुम हो, तुम दो एटम हो, सॉरी एटम नहीं, मोलिक्यूल हो, ये अलग मोलिक्यूल है, वो अलग मोलिक्यूल है। तो वंडरवाल एक वैज्ञानिक है, वो पता क्या बोलता है
कि दो मॉलिक्यूल है ना, तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है, वीक फोर्स होता है लेकिन फोर्स लगता है हमेशा। वीक फोर्स कहा तो वीक फोर्स अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्सन भी कर सकता है। दूर रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन ज्यादा ही पास आ जाएगा तो रिपल्सन भी होने लग जाएगा। लो ये कहा उसने एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा फोर्स तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगे, वहां कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा। एक तो होता है फोर्स प्लस का, एक होता है माइनस का, तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? तो ये तो फोर्स है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन वंडरवाल ने कहा ऐसा फोर्स भी होता है, भाई मान लो एक फुटबॉल यहां रखा है, एक फुटबॉल यहां रखा है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। कि न्यूटन ने भी कहा है, बताएंगे आपको ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, फिजिक्स में आप सीखोगे कि न्यूटन भी कहता है। लेकिन वंडरवाल भी कहता है केमिस्ट्री में कि भैया ऐसा है, दो मॉलिक्यूल है कोवैलेंटली बॉन्डेड है। क्या है? दो मॉलिक्यूल हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। तो ऐसे ही वंडरवाल फोर्स के साथ साथ उस गधे ने वंडरवाल रेडियस भी दे दिया। क्या बोला उसने कि दो मॉलिक्यूल हैं यूनिवर्स में, दो मॉलिक्यूल है, मस्त मजे में बोल दिया और लोगों ने मान भी लिया। मान ले भैया, एक देखो ये रहा मेरे पास मॉलिक्यूल, भाई दो मॉलिक्यूल है ना, तो ऐसे तो बनते हैं। एक हमारे पास इधर है, एक और हो गया, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा। दिख ही रहा होगा, अंधे तो तुम हो नहीं, या अंधे हो? ठीक है भाई, है ना। अब इनका क्या होता, यहां सेंटर था, इसका यहां सेंटर था, इनके बीच में क्या था? डिस्टेंस था। तो ये एक मॉलिक्यूल था। ऐसे ही इसका इधर था डिस्टेंस, इसका इधर था डिस्टेंस, इसके बीच में क्या था? मॉलिक्यूल के बीच में, सेंटर के बीच में कुछ होगा डिस्टेंस। इस बंदे ने क्या बोला पता है? ले भैया हम ऐसे करके ऐसे कर दिया, दिख रहा है? इधर करके ऐसे कर दिया, नहीं दिखा? ले भैया बाबा ताऊ आजम इधर आ जा, दिख रहा है? अब एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल उधर, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक, दिख रहा है? हो गया ना डिस्टेंस। अरे दो मॉलिक्यूल के बीच का तो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा क्या होगा? उसे कहेंगे वंडरवाल रेडियस। क्या बोलेंगे? ले भैया इतना सही काम था। ये तो फोर्सेस का भी फॉर्मूला होता है। पढ़ाया नहीं तुम्हें कल हमने? फोर्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा वंडरवाल फोर्स का नहीं, उसका कुछ उसने दिया है। एक हमारे पास था चैप्टर, उसका नाम था स्टेट ऑफ मैटर, जो पहले केमिस्ट्री में था, 5th चैप्टर। अब अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी वो कट गया, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे उसे। कहाँ? फिजिक्स में वंडरवाल आता है उसमें, ठीक है ना। वहाँ उसने कुछ दिए हैं, अपने फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है ना। बहुत सारा काम करा वंडरवाल ने, अच्छा इंसान था मेरे जैसा, ठीक है। छापो इसको फटाफट से ना। अरे ठीक है कि नहीं है? हो गया? अभी कहाँ से? तो क्या लिखोगे इसमें? अच्छा आपने इसको ए बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको इधर बी बोल दो। तो आप लिखो इसमें वंडरवाल रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस एग्जिस्ट जनरली, एग्जिस्ट जनरली। मैंने आपसे एक बात कहा है कि जनरली का मतलब क्या होता है? कभी कभी, हमें मतलब कि हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम। जनरली एग्जिस्ट और एग्जिस्ट जनरली बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, उनके बीच में जो लगेगा डिस्टेंस, उसका हाफ कर देना, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वंडरवाल्स रेडियस, ठीक है ना। अब यहां पर कहानी ये आती है कि बताओ तुमने 3 टाइप के क्या पढ़ लिए रेडियस, तो 3 टाइप का जो तुमने पढ़ा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? ये वाला है ना, क्योंकि तो ज्यादा डिस्टेंस से दूर दूर है ना। और सबसे कम कौन होगा? कोवैलेंट वाला। कौन सा होगा? तो अगर हम यहां बोलेगा कि आर निकालो वंडरवाल
वंडरवाल रेडियस। कुछ मत करना भैया, ए और बी अपॉन में 2 कर देना। ए भी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, दोनों के बीच का, ठीक है ना। और अगर हम ऑर्डर में लगा दें इसको, तो आर जो होगा कोवेलेंट सबसे कम होगा, उससे अधिक कौन होगा, आर मेटालिक होगा। समझे कि नहीं समझे। और इससे भी ज्यादा कौन होगा, आर होगा वांडरवाल, वांडरवाल, ठीक है ना, रेडियस। ये आपको फोकस करो कैमरामैन इधर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। समझ में आया। अब ये आपने क्या पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियस। अब मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियस ही एटॉमिक साइज को डिफाइन करता है। मतलब एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा है तो साइज ज्यादा है, कम है तो साइज कम है। तो इससे कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऐसे लाइफ में कुछ इंसान भी होंगे जैसे तुम हो, तुम्हें कोई अफेक्ट करते होंगे। अफेक्ट मतलब प्रभावित, जिसके इन्फ्लुएंस में भड़क सकते हो आप। पापा मम्मी हैं, उसका भी तुम पे इफेक्ट है डर का, गलत करेंगे तो ठोक देंगे पकड़ के, पढ़ेंगे तो कूट देंगे पकड़ के, है ना। आप कुछ ऐसे बाहर वाले लोगों से भी अफेक्ट होते होंगे, अट्रैक्शन चलता होगा, वहाँ रिपल्सन चलता होगा। कुछ दुश्मन लोग भी होंगे जो पसंद नहीं होंगे, उससे आप दूर भागते होंगे, हैं। कुछ अच्छे लोग होंगे जो तुम्हें पसंद आते होंगे, तुम उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते होंगे। ये क्या है, ये सब अराउंड यू अलग अलग पीपल हैं जो तुम्हें अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अफेक्ट। ऐसे ही एटम है। एटम के भी मैंने कहा था ना, मैं केमिस्ट्री को ऐसा समझता हूं जैसे हमारी दुनिया है। रियल लाइफ में लेकर क्या हो, एटम्स होते हैं, वो एक व्यक्ति है, पर्सन है, इंसान है। मैं रिलेशनशिप बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसमें रहते हैं, ये आपस में कभी अट्रैक्शन करते हैं, कभी रिपल्सन करते हैं। उसमें न्यूट्रॉन भी है बेचारा, ना आदमी ना इंसान, ना प्लस ना माइनस है। क्या फिर वो ट्रांसजेंडर ये वाला है, मांगने जाता है, बधाई दो बधाई, है ना। कुछ रोल उसका है नहीं, वैसे केमिस्ट्री में कुछ रोल है उसका। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है तो बधाई मांगने आता है प्रोटॉन, है कि नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में झगड़े चल रहे हैं तो भी मजे लेता है वो, वही काम है उसका, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज को, मतलब कभी घटा देंगे उसे, कभी बढ़ा देंगे, है ना। ये सब बात करेंगे, ठीक है ना। तो डालो हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। हमने साइज पढ़ लिया ना, तो हम लोग सीखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो फैक्टर्स लिखो, अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है मैन, जो आपको पता होना चाहिए। और तुम्हारी जो केमिस्ट्री की बुक है 3rd चैप्टर, उसमें कोट के भरी हुई है, कोट के उसमें भरी हुई है, और आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये चीज आपका बेसिक बनाएगा। तो इस टॉपिक में ना हम लोग डीपली अंदर जाने से पहले, इस टॉपिक में अंदर जाने से पहले हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज, और एक हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, ये हमें 3 पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखेंगे और कुछ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो काम करते हैं इसमें। तुम्हारे लाइफ में मैंने क्या कहा, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग प्रभावित करते हैं तुमको, ऐसे यहाँ कुछ लोग हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हेडिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारा हेडिंग जो है ना, रहने दो ऊपर, बड़ी हेडिंग, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आएंगे ना, पहले मैं वो बता दूं, 2 टॉपिक अलग से सेपरेटली जो मैं आपको समझा रहा हूं। हेडिंग करो न्यूक्लियर चार्ज। क्या करो, न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है भैया, न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग जेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडी, न्यूक्लियर चार्ज। इसके नाम में आ रहा है न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस होगा ना कुछ, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। देखो
मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एटम है, ध्यान रखना, देखो ये एटम कितना बड़ा एटम बना दिया मैंने, बन गया एटम है। एटम में कौन है, न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कौन कौन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, नल्ला है ये, कुछ नहीं कर सकता, लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता, प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, मतलब अट्रैक्शन नहीं कर सकता, नुल है। बचा कौन, प्रोटॉन। गली मोहल्ले का हर एक बच्चा जानता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, वही उसका, तो एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, किसे करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ये मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में समझाया था, जाकर देखो नहीं तो लेक्चर आप मिल जाएगा तुमको। मैंने वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करने सिखाई थी, कैलकुलेशन। तो मैंने कहा था जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब मैंने कहा हीलियम, भाई साहब हीलियम 2 नंबर पे है, यानी जेड कितना है इसका, 2, तो इसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे, इसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे, तो 2 प्रोटॉन होंगे, यानी कि न्यूक्लियस में कौन कौन होगा, 2 प्रोटॉन, कितना होगा, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2p। क्या चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्लस, क्या होता है पॉजिटिव, तो बताओ न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस में अलग अलग एटम में अलग अलग चार्ज होगा। भाई हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 नंबर पे, जेड इक्वल टू 1 है, तो न्यूक्लियस में कितने, 1 ही तो प्रोटॉन होंगे। अब उसमें 1 प्रोटॉन है तो उसमें चार्ज कितना होगा, प्लस का, 1 प्रोटॉन के चार्ज इक्वल होगा। अब हीलियम है, ये 2 नंबर पे है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, तो उसके न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। तो ये बताओ कि जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा हाइड्रोजन में, उसमें ज्यादा होगा या हीलियम में, हीलियम में चार्ज क्या होगा। अभी चार्ज करते क्या हैं, आपको समझाया था बोर साहब ने कहा था ना, पहले तो भाई रदरफोर्ड ने भी कह दिया था कि जो प्रोटॉन का चार्ज होगा न्यूक्लियस में प्लस, और बाहर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस, यहां पर है कौन, और यहां पर है कौन, प्लस माइनस वाले बीच में कौन सा फोर्स होता है, आनंद की अनुभूति जो कराता है वो वाला फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो मजा दिलाता है वो वाला फोर्स होता है, इसे बोलते हैं अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, हैप्पी फील करवाता है वो वाला फोर्स होता है ना, नफरत वाला फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस में जितना चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि ये सब चीजें धड़ाधड़ यहां लगेगा। तो पहले मैं आपको समझा दूं व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच आर पॉजिटिवली, वो तो ने बोल दिया ना, ड्यू टू विच टोटल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द चार्ज, यहां लिखो द टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू प्रोटॉन ही तो होता है, ड्यू टू प्रोटॉन इज कॉल्ड, ड्यू टू प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं भाई साहब न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया तुमको। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन की वजह से जो एटम के न्यूक्लियस में होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब जब प्रोटॉन है ना सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन भी होगी, है ना। तो दुनिया में भगवान ने मेल बनाया तो फीमेल भी बनाया,
समझदार भगवान है, वो भी चाहता है कि हैप्पी हैप्पी रहे पर्सन, है ना। अरे प्रोटॉन तो क्या होगा उनके बीच में, अट्रैक्शन होगा ना, होगा, है कि नहीं। अब दुनिया में एक तो बनाया नहीं लोगों ने, ओ सॉरी भगवान ने, एक इंसान तो बनाया नहीं, खूब सारे बनाए। ऐसे खूब सारे प्रोटॉन और खूब सारे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड चारों तरफ न्यूक्लियस के, है ना। और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, घूमता फिरता नहीं है, एक जगह बैठा रहता है बस, और बैठे बैठे ही करता है हैप्पी हैप्पी, ठीक है ना, समझ में आया। तो न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या, अगर आज के बाद हम बोले कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किस नेचर का है, तो आप बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉपी करो। फिर अब हम लोग इसके बाद क्या समझेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। यहां पर मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, क्या, कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus, attract the electrons revolving around the nucleus, उसे अट्रैक्ट करता है around the nucleus, और वो अट्रैक्ट होना भी चाहती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। होना चाहती तो वो कर रहा है उसको अट्रैक्ट, नहीं होना चाहे तो फिर भी करेगा, जबरदस्ती करेगा, है ना। वैसे ये चीज ना, ये जो लाइन है ये लिखवाने की नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। ये तो रदरफोर्ड साहब ने बोल दिया था ना, रदरफोर्ड साहब ने, कि भैया प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन, और उसे वो अट्रैक्शन करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे, उसी को कहा था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा था ना। तो हुआ क्लियर, ये कॉपी करो, आ जाओ। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, एक तो मैंने आपको ऊपर समझाया क्या चीज, न्यूक्लियर चार्ज, और अब दूसरा कौन आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझते हो, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं। अट्रैक्शन तो सबको ही देता है, लेकिन हम अपनी तरफ से अट्रैक्ट किसी की तरफ होते हैं, एक की तरफ है, अच्छी बात है, वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आओ समझाते हैं कैसे, रियल लाइफ में आपको पूरा के चलते हैं, करवाते हैं शेयर। अब देखो मेरे पास, देखो ध्यान से, ये एटम है, एटम के अंदर सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। फिक्स कर लो पहले मैं इसको, दिख रहा है। इसे मान लो बीच में न्यूक्लियस है, कितना है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है कि नहीं है बीच में, तो इसके अंदर प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, यानी इसमें होंगे प्लस चार्ज, क्या होंगे इसमें, बताओ अराउंड द न्यूक्लियस कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हारे भेजे में ना ये घुस जाना चाहिए कि कौन घूमता है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्लस चार्ज होता है, ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए अभी से ही। आज जो पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, बजा के पढ़ लेना अच्छे से। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ऐसे घूम रहे होते हैं, इसमें घूम रहे हैं, घूमने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसमें, मजे में घूम रहे हैं। हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, अट्रैक्ट होना, क्या होना, कहाँ, न्यूक्लियस से, किससे, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। हमारी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से देखते जाओ। प्रोटॉन की किसी से दुश्मनी नहीं है, प्रोटॉन की चाहे इलेक्ट्रॉन पास का हो चाहे दूर का हो, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब जो पास के इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो जो इलेक्ट्रॉन पास के हैं न्यूक्लियस के, वो तो इसको दिख रहा है, जल्दी हो जाएगा अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फील लेना, मजा आएगा, रियल लाइफ में देखना, जल्दी पास आएगा तो जल्दी होगा अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन मन में क्या चाह रहा है, साला हम तो अट्रैक्टेड हो गए, इसको ना होने दे, इसको अट्रैक्टेड नहीं होने
इसको पीछे धकेलेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है खुद तो हो जाएगा अट्रैक्टेड, पीछे वाले बोलेगा ए चलो चलो पीछे, है ना? हम आगे जाएगा, देखने आगे जाएगा ना। राशन की लाइन लगी थी ना, 5 किलो जब मिलता है अनाज, आगे जाता है ना, लाइन में लग कर धक्का मुक्की करके, पीछे वाला धकेलता है पीछे, चलो। है, समझा नहीं समझा? ऐसे ही जो आगे वाला है वो अट्रैक्ट होगा, और वो जो अट्रैक्ट होगा वो अपने पीछे वाले के सामने ऐसे आ जाएगा। तो हम देखने में देखें, तो हम देखने, जब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस दिखाई देगा तभी तो होगा अट्रैक्ट। अब दिखाई नहीं देगा, अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा? अब कोई हमको दिख ही नहीं रही, हमें क्या पता कैसी, तो क्या हम अट्रैक्ट हो जाएंगे? दिखेगी, अच्छी लगेगी तो हम होंगे अट्रैक्टर। सही बात, मुस्कुरा के बता रही वो। देखो हुआ नहीं हुआ, अब ये अट्रैक्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ बैठे हैं इधर, अरे क्या हो गया पीछे, उसका भी तो मन है कि हम भी हो जाए अट्रैक्ट, हम भी हो जाए। भाई मन किसका नहीं होता, सभी का होता है मन। ये इलेक्ट्रॉन खुद तो हो गया अट्रैक्टेड, पीछे वाले को रिपल्सन दे रहा है, चल चल पीछे, है कि नहीं? वो बेचारा दूर है, उसकी गलती क्या है? अब हम जो हमको पसंद है वो कहीं और पैदा हो गए, हम दूर में, हमको दिखाई नहीं दे रही, हमारी थोड़ी गलती है, हमारी गलती है। कैसे होगी जब आप इसे देखेंगे? मन में मान रखा है, लैट कर रखा है भाई, है कि नहीं? अब ये दूर है, ये भी अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन इसकी भी कोशिश जारी है, उसको हार नहीं मानता है, कह रहा है तू साला हमको अट्रैक्ट नहीं होने देगा, हम निंगत तिंगस होकर के अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, है ना? ऐसे करके नाग लेंगे, अड़चन में कितना मर्जी लगा ले, हम देख लेंगे उसको, है ना? ये देखने की कोशिश करता है, तो इसको ये हल्का हल्का दिख जाता है, हल्का हल्का दिख जाता है। मान लो यहां पर अंदर न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, कितने? 8 प्लस है। अब जो इलेक्ट्रॉन आगे है उसको तो पूरे 8 प्लस वाले का फील हो रहा है चार्ज, अट्रैक्शन, और जो पीछे वाला है उसको कम कम दिख रहा है उसको, इसको अट्रैक्शन फील तो हो रहा है, लेकिन 8 का जो ज्यादा अट्रैक्शन होना था ना, वो ज्यादा के बजाय केवल 5 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन फील हो रहा है। अट्रैक्शन एक्चुअल में कितना चार्ज है? 8 प्रोटॉन का, और फील कितने का हो रहा है? 5 का। तो इस पे अट्रैक्शन कम लग रहा होगा ना, कम तो लग रहा होगा। अब कम किसकी वजह से लग रहा है? ये जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां पर कहते हैं आगे वाला उसे रिपल्सन कर रहा है, इसकी इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेस चार्ज फील होता है, तो जितना चार्ज एक्चुअल में है वो फील ना होकर के कम चार्ज फील होता है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? तो जितना चार्ज आउटर मोस्ट सेल को फील हो रहा है ना, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड इफेक्टिव से। किससे? जेड इफेक्टिव। फुल फॉर्म में ये लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जेड ई डबल एफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? जेड कैपिटल बड़ा सा, और यहाँ पर ई डबल एफ डॉट, ठीक है ना? ये जेड इफेक्टिव। तो बोलते हैं द चार्ज, द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? एक्चुअल चार्ज इसको कितना फील हो रहा है? एक्चुअल में था कितना? इतना 8, और फील हुआ कितना उसको? 5 का। तो जो एक्चुअल में चार्ज था वो तो फील नहीं हुआ ना, जो चार्ज फील हुआ उसको, एक्सेप्ट एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज जितना है उससे हमेशा कम फील होगा उसे, है ना? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? डायग्राम बना इसने, फिर यहां पर मैं से लिखता हूं उसका डेफिनेशन, ठीक है ना? लिखो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द चार्ज एक्सपीरियंस्ड, यहां लिखेंगे द चार्ज, क्या बोले इसमें? एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर repulsion
बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके रिपल्सन के बाद जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट इन, लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। भाई एक्चुअल चार्ज कहां पर था? न्यूक्लियस में था ना, न्यूक्लियस। समझ में आया? न्यूक्लियस में जितना एक्चुअल में चार्ज प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल को उतना चार्ज उतना चार्ज फील नहीं होगा, क्योंकि इनर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट सेल में, वो क्या कर रहा है? उसको रिपल्सन कर रहा है, या आप कह सकते हो सील्ड कर रहा है। सील्डिंग मतलब उसके आगे आके खड़ा हो जा रहा है, अड़ जा रहा है, उसे फील होने नहीं दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो, उसको बहुत बार अच्छे से कॉपी करो। तो ये हमारा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब ये ना, इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि भाई एक्चुअल में था कितना? 8 प्रोटॉन, फील हुआ 5 का। तो मतलब ये तो मैंने आपको ना वैसे एग्जांपल दिया, ठीक है ना, तो मैंने आपको वैसे एक एग्जांपल दिया। एक्चुअल में उससे कितना फील हो रहा है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन लोग ना अगली क्लास में करेंगे कैलकुलेट, ठीक है ना। अपन लोग जो है ना अगली क्लास में इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ एटम्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। खैर ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर सीख गए अभी मेहनत करके, तो आगे तुम्हारा कितना बड़ा कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, तुम उसे क्रैक कर जाओगे केमिस्ट्री में, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो और उसमें कुछ सिल्डिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। एक आध टॉपिक और आएगा इसमें, ठीक है, जो हमें सीखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू रखूंगा। वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा खत्म यहाँ पर हो गया है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। दोस्तों को क्या देना भैया, कुछ लाइक वाइक कर दे करे, है ना। थैंक यू।